Hi, dear bankers. Welcome to EduTap. I hope you all are doing great. This is JAP Target 50 series of Indian economy and Indian financial systems. तो आज का जो टॉपिक है वो है रेगुलेटर्स, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं मॉड्यूल सी के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में. ऑल्सो बिफोर वी मूव अहेड आई वांट टू टेल यू कि अगर आप जैप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप edutap.in पे आकर कोर्सेज में जब जैप के कोर्सेज को स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा एक 2 डे डेमो मास्टर कोर्स. तो मास्टर कोर्स इज बेसिकली द कोर्स जिसमें कि एग्जॉस्टिवली सब कुछ कवर किया हुआ है. ठीक है जी. तो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस मिल जाती हैं 10 से 20 मिनट की या 25 मिनट की, जो कि रिकॉर्डेड हैं. आप अपनी कन्वीनियंस पे कभी भी इनको देख सकते हो. लाइव क्लासेस मिलती हैं रिवीजन के लिए एग्जाम से पहले. कॉन्सेप्ट नोट्स मिलते हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं. सो इट इज़ एन ऑल इंक्लूसिव कोर्स. लेकिन क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा है तो इसीलिए एक डेमो कोर्स है, 2 डे डेमो कोर्स, जिसमें मास्टर कोर्स के सारे फीचर्स अनलॉक हो जाते हैं फॉर 2 days इन जस्ट ₹1. तो इसे आप बाय कर सकते हो और एक बार चेक कर सकते हो कि इफ दिस कोर्स सूट्स यू. इफ इट डज तो यू कैन डेफिनेटली गो हेड एंड बाय द मास्टर कोर्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर. रेगुलेटर्स क्या होते हैं? देखो, रेगुलेटर का मतलब बहुत आसान है. जैसे मार्केट में पुलिस होती है ना, ट्रैफिक पुलिस होती है. ट्रैफिक पुलिस क्या काम करती है? ट्रैफिक को असेस करने का, है ना. कोई गलत चल रहा है उसको उसका चालान काटने का, गाड़ियों को कहाँ से मूवमेंट करानी है, उन चीज़ों का. तो बेसिकली ओवरसी करती है कि ट्रैफिक अच्छे से मैनेज हो रहा है कि नहीं. तो रेगुलेटर का काम वही है कि देखना कि जिस भी सिस्टम को वो रेगुलेट कर रहा है उस सिस्टम के अंदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सही से अपना काम कर रही है कि नहीं, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रही हैं या नहीं. ऐसा इसलिए करना ज़रूरी है ताकि लोगों का ट्रस्ट बिल्ड जो है वो होता रहे, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो, फेयर एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज हो, और सब एक फेयर तरीके से एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ खेलें, कोई भी अनफेयर एडवांटेज ना ले पाए. तो इसीलिए रेगुलेटर्स का होना हर एक इंडस्ट्री में ज़रूरी है. बैंकिंग इंडस्ट्री में रेगुलेटर कौन है? हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज आरबीआई. रेगुलेट्स बैंक्स एंड मॉनेटरी पॉलिसी. सेबी कौन है? कैपिटल मार्केट्स, जहां पर कंपनीज आकर अपना पैसा फंड रेजिंग का काम करती हैं, है ना. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ओवर द काउंटर ट्रेड्स, वो सारी मार्केट, कैपिटल मार्केट, जिसमें कि कंपनीज अपने फंडिंग का लेन देन करती हैं, दैट इज रेगुलेटेड बाय सेबी. आईआरडीए इज द वन दैट जो रेगुलेट करता है इंश्योरेंस सेक्टर को, एंड पीएफआरडीए रेगुलेट करता है पेंशन फंड्स को. तो आरबीआई के बारे में अगर मैं बात करूं तो इनिशियल आइडिया इंट्रोड्यूस किया गया था 1921 में. और 1 अप्रैल 1935 में अंडर द आरबीआई एक्ट जो है इसे लॉन्च कर दिया गया. बिफोर आरबीआई, सेंट्रल बैंकिंग वाज डन बाय इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, व्हिच वाज लेटर कन्वर्टेड इनटू एसबीआई. बेस्ड ऑन आइडियाज फ्रॉम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बुक द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इस आइडिया के बेसिस पर आरबीआई का जो फाउंडेशन है वो रखा गया था. दिस वाज बेस्ड इन कोलकाता, लेकिन आज की डेट में मुंबई में इसके हेडक्वार्टर्स हैं और ये शिफ्ट हो गए थे 1937 में. सो दिस वाज नेशनलाइज्ड इन 1949. 2 waves ऑफ नेशनलाइजेशन आई, जहाँ पर हमने काफ़ी सारे बैंक्स को पब्लिक सेक्टर बैंक्स बनाया, गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर हम लेकर आए, एंड दैट इज कॉल्ड नेशनलाइजेशन. इट हैपेंड इन 2 phases. तो उसमें से 1949 में आरबीआई को भी हमने नेशनलाइज कर दिया, बट एक एक्ट के तहत ऐसा किया. ठीक है, आरबीआई सिंस इट वाज द सेंट्रल बैंक, तो एक एक्ट के तहत आरबीआई ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट, इसके तहत हमने आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया. सो इसका रोल क्या है? इसका रोल है मनी सप्लाई को मेंटेन करना, बैंकिंग अच्छे से चल रही है उस चीज़ को देखना. ठीक है, इसमें ये सारे बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इनको आप रीड कर सकते हो. एंड डिपार्टमेंटल स्पेशलाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन के हिसाब से चलते हैं, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट से आरबीआई के, और उसके हिसाब से ही चलता है. तो मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, मॉनेटरी स्टेबिलिटी इंश्योर करना. ठीक है, मनी सप्लाई कितना है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कंट्री की इंश्योर करना, पेमेंट सिस्टम अच्छे से चल रहे हैं वो देखना, क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो रहा है कि नहीं, जैसे पीएसएल एंड ऑल लॉन्च करना, कंट्रोल क्रेडिट एंड मनी सप्लाई, फाइनेंशियल मार्केट्स अलग अलग डेवलप करना, ये सारे काम आरबीआई करता है. ठीक है. सो फर्स्ट नोट जो आरबीआई ने लॉन्च किया था, दैट वाज अ 5 रुपी नोट, जो कि 1938 में लॉन्च हुआ था. इसके अलावा हाई वैल्यू नोट्स जो हैं वो 10,000 तक आरबीआई इशू कर सकता है. जो कॉइन्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, नॉट आरबीआई. बट दिस अमाउंट्स टू हार्डली लेस देन 2% ऑफ द होल मनी सप्लाई. ठीक है, कॉइन्स कितने हैं? लेस देन 2%. 1 रुपी नोट और कॉइन्स जो हैं दे आर लेस देन 2% ऑफ द मनी सप्लाई. 98% एंड अ लिटिल मोर देन दैट इज मैन्युफैक्चर्ड और इज गिवन बाय आरबीआई ओनली. ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि आरबीआई जो है वो पूरी मनी सप्लाई को केटर करता है. फिर आ जाता है जी आपका सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ये क्रिएट किया गया था 1992 में. काफ़ी
वीक एंड फ्रेगमेंटेड थी कैपिटल मार्केट, कोई ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे, एक स्ट्रक्चर नहीं था चीज़ों को एग्जीक्यूट करने का, बहुत टाइम लेंथी प्रोसेसेस थी और बहुत ज़्यादा वेग रूल्स थे, जिसकी वजह से बहुत सारे लूप होल्स थे। तो इसीलिए सेबी आया अपने लॉज को लेकर, अपने रूल्स को लेकर, ये एक इंडिपेंडेंट एंड स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह सामने आया। मतलब एक एक्ट के तहत ये बना। स्टैट्यूटरी मतलब एन ऑर्गेनाइजेशन मेड विद द एग्जीक्यूशन ऑफ एन एक्ट। सो सेबी एक्ट 1992 के तहत लीगली इसे फॉर्म किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये काम करता है, लेकिन इंडिपेंडेंटली ऑपरेट भी करता है, रिपोर्टिंग टू द पार्लियामेंट। ठीक है जी। सो चेयरमैन हेड ऑफ सेबी है, होल टाइम मेंबर्स 4 हैं, पार्ट टाइम मेंबर्स 4 हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, असिस्टेंट ऑपरेशंस एंड ऑफिसर्स जो हैं हैंडल डेली फंक्शंस। प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट, अब ये बड़ी कॉमन बात है। अब क्योंकि इतने सारे लोगों का पैसा कैपिटल मार्केट्स में लगता है, तो सेबी का एक बहुत बड़ा रोल है कि भाई तुम देखो कि कंपनीज धोखा तो नहीं दे रही स्टॉक अपने लिस्ट करके, ऐसा तो नहीं है कि उनके प्रॉफिट्स हो नहीं रहे, लेकिन ऐसा बेचारे सीधे साधे इन्वेस्टर्स को दिखा रही हैं, या फिर अपने शेयर प्राइजेस इन्फ्लेट करके किसी तरह मार्केट मैनिपुलेशन से दिखा रही हैं और लोग उसमें पैसा लगा दे रहे हैं और डूब जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रेगुलेट मार्केट इंटरमीडियरीज, जो बीच के सब ब्रोकर्स, अंडर राइटर्स, स्टॉक एक्सचेंज, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ये अलग अलग एजेंसीज हैं जो इसका पार्ट हैं, वो अच्छे से प्रैक्टिस कर रही हैं कि नहीं। एंड डेवलप सिक्योरिटीज मार्केट, ये सारे काम जो हैं ये सेबी के हैं। अच्छा, एक ना मैं आपको एडवाइस देती हूँ, व्हेन वील डू द डी मॉड्यूल ना, एक बार हम डी मॉड्यूल के ये सीरीज टारगेट 50 की खत्म कर लें, तो आके ना आप एक बार सी मॉड्यूल वाली देखना। आई टेल यू व्हाई। बिकॉज सी मॉड्यूल ना इज वेरी वेरी थ्योरेटिकल, देर इज वेरी लेस इन इट टू एक्सप्लेन एंड टेल यू। जितना है वो टेक्स्ट में आपके सामने लिखा है, लेकिन डी मॉड्यूल में बहुत सारी चीज़ें हम इन डेप्थ में समझेंगे, थोड़ा कंपैरेटिवली डीपर समझेंगे, उसके बाद यहाँ पर आकर इनको समझना, चीज़ों को थोड़ा और ज़्यादा फ्लो में आएगा आपको। ठीक है जी। तो ये चीज़ आप एक बार करके देख सकते हो। नॉट सेइंग कि अभी मत देखो, अभी देखो एक बार फटाफट से, गो थ्रू द पीपीटीज एंड ऑल, लेकिन इनको पढ़ो वन बाय वन ना, लाइन लाइन वाइज इन चीज़ों को पढ़ो। आफ्टर द लेक्चर गिव इट 5-10 मिनट्स एंड देन दिस टॉपिक विल बी सॉर्टेड फॉर यू। क्योंकि मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे सकती हूँ, है ना। इन चीज़ों को याद जो रखना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट कोई इतना खास है नहीं, बेसिक बातें हैं, इन्फॉर्मेशन है, इसको याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको करना पड़ेगा इन पीपीटीज को या इन लेक्चर्स को रिवाइज करके। सो इट इज़ अनफेयर और हार्मफुल ट्रेडिंग। मतलब सेबी बेसिकली एक तो इन्वेस्टिगेट कर सकता है। इन्वेस्टिगेट मतलब वो बोल सकता है कंपनीज को कि चलो मुझे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाओ, है ना। अनफेयर और हार्मफुल ट्रेडिंग कहीं पे दिख रही है तो उस चीज को पॉइंट आउट कर सकता है। अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे बना सकता है कि दे कैन टेल अ कंपनी टू सीज एंड डिजिस्ट, यानी कि अपने ऑपरेशंस इमीडिएट इफेक्ट से खत्म करो, रिपोर्ट बैक करो, इन्वेस्टिगेट करो, और ये सब रिटन ऑर्डर में कर सकता है विद इट्स लीगल ऑब्लिगेशन। तो मतलब सेबी के पास काफी ज्यादा राइट्स हैं। आईआरडीएआई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अप्रैल 2000 में आईआरडीए एक्ट के तहत आई। अगेन ये भी एक इंडिपेंडेंट और ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करती है। रेगुलेटरी के साथ साथ ये डेवलपमेंट रोल भी करती है। डेवलपमेंट रोल मतलब ये इस चीज़ पर भी ध्यान देती है कि हम अलग अलग पॉलिसीज, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स लेकर आए जिससे इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो ग्रो करे। मल्होत्रा कमिटी इस एरिया में फॉर्म करी गई, इस इंश्योरेंस सेक्टर के उसमें फॉर्म करी गई, और इन्होंने बताया कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कॉज रिफॉर्म्स एंड मॉडर्नाइज द इंश्योरेंस सेक्टर। ठीक है, आर एन मल्होत्रा थे फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर, उन्होंने कहा कि भाई इंश्योरेंस सेक्टर में अब रिफॉर्म्स आने चाहिए, थोड़ा एफिशिएंट बनाओ, थोड़ा कस्टमर फोकस्ड एंड कॉम्पिटिटिव इस चीज़ को बनाओ। ठीक है। तो आईआरडीआई क्या क्या रेगुलेट करती है? लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करती है, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को करती है, री इंश्योरेंस यानी कि इंश्योरेंस कंपनीज जहां से इंश्योरेंस लेती हैं, री इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करती हैं, एंड एजेंसी चैनल्स जो बीच के इंटरमीडियरीज हैं, जैसे कि एजेंट्स, ब्रोकर्स, लॉस असेसर्स, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स, इन सबको ये कंट्रोल एंड रेगुलेट करती हैं। अब क्या चेंजेस थे जो मल्होत्रा कमेटी में आए? देखो, सबसे पहले था स्ट्रक्चर, कि गवर्नमेंट जो इंश्योरेंस कंपनीज में बहुत ज़्यादा स्टेक लेकर बैठी है, अपना स्टेक कम करो, रिड्यूस इट टू 50%। ठीक है, जीआईसी सब्सिडरीज को इंडिपेंडेंट कंपनीज की तरह काम करने दो। जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं, कंपनी सब्सिडरी है, जीआईसी इज वाज बेसिकली अ री इंश्योरर, और उनकी सब्सिडरीज थी। ठीक है, तो उनको इंडिपेंडेंट कंपनीज की तरह ऑपरेट करने दो। ये क्या कहते हैं, रिकमेंडेशन थी इस कमेटी की। कंपटीशन इंक्रीज करो, प्राइवेट कंपनीज जिनके पास भी 100 करोड़ तक का कैपिटल है उनको आने दो इंश्योरेंस सेक्टर में, एंड लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस को अलग अलग कर दो। इसके अलावा फॉरेन कंपनीज को आने दो, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस एंड स्टेट लेवल इंश्योरेंस कंपनीज को ऑपरेट करने दो। इंश्योरेंस एक्ट को अमेंड करो और आईआरडीआई जो है उसे लेकर आओ, जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी की तरह काम करेगी।
इन्वेस्टमेंट्स जो है, अब देखो, जो पैसा है इंश्योरेंस का, हम एक घड़े में डालते हैं और हम बोलते हैं कि भाई कल को हमें नुकसान हुआ तो हमें इस घड़े में से पैसा निकाल कर दे देना, लॉस जो है हमारा रीइंबर्स कर देना। लेकिन ये घड़े का पैसा घड़े में तो नहीं रहता, ये इन्वेस्ट होता है अलग अलग जगहों पर। तो अर्लियर द इन्वेस्टमेंट यूज टू गो इनटू 75% गवर्नमेंट एसेट्स, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है 75, अगर इस घड़े में 100 रुपए इकट्ठे हुए हैं तो 75 रुपए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय करने में जा रहे थे, उसको रिड्यूस किया यहाँ पर हमने 50%। एंड जीआईसी एंड सब्सिडरीज शुड नॉट इन्वेस्ट मोर देन 5% इन एनी वन कंपनी, ठीक है। तो किसी एक कंपनी में 5% से ज़्यादा होल्डिंग नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कस्टमर सर्विस को बेटर करना है, अलग अलग प्लान्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लेके आने हैं जैसे कि यूलिप, एंड इंटरेस्ट पे करना है। अगर क्लेम किसी का डिले होता है तो 30 डेज से ज़्यादा तो उसको कॉम्पनसेट करना है। देन यू हैव PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। 2003 में ये इस्टेब्लिश हुई, पेंशन सेक्टर को रेगुलेट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा लॉन्च करी गई। मेन ऑब्जेक्टिव है ओल्ड एज इनकम, पेंशन स्कीम, सब्सक्राइबर्स इंटरेस्ट, टीयर 1 एंड टीयर 2 अकाउंट्स अंडर एनपीएस, ठीक है जी। सो इसमें कौन कौन लोग काम करते हैं? पेंशन फंड मैनेजर्स, की रिकॉर्ड कीपिंग इन एजेंसीज एंड पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। क्या होते हैं वन बाय वन ये देखेंगे, बट ये होता क्या, पेंशन फंड बेसिकली हम जो रिटायरमेंट के लिए पैसा अपना जमा करके रखते हैं, उस पूरे सिस्टम को रेगुलेट करने का काम पीएफआरडीए करती है। सो सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी इज व्हाट? ये वो एजेंसी है जिसके पास कंप्लीट एनपीएस सब्सक्राइबर्स के रिकॉर्ड्स होते हैं, उनको एक प्रान नंबर दिया जाता है जिसके अकॉर्डिंग उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है ताकि प्रॉपर रिपोर्टिंग एंड एलोकेशन हो। पेंशन फंड मैनेजर वो लोग हैं जो कि इन्वेस्ट करते हैं और मैनेज करते हैं इन फंड्स में, ठीक है। तो जो बेसिकली हमने पैसा इकट्ठा किया पेंशन के लिए, तो यहाँ पर एक पेंशन फंड मैनेजर बैठा है जो कि फर्दर इसको इन्वेस्ट कर रहा है अलग अलग एरियाज में जहाँ से रिटर्न्स आएंगे। पॉइंट ऑफ प्रेजेंस वो पब्लिक फेसिंग एजेंट्स हैं जिनके पास मुझे एज अ कस्टमर कोई दिक्कत है तो मैं जाके कांटेक्ट कर सकती हूँ। मेरे डॉक्यूमेंट कोई अपडेट करना है, कोई कंट्रीब्यूशन के बारे में मुझे डेटा चाहिए, अकाउंट चेंज करना है, कोई छोटी मोटी डिटेल इधर उधर करनी है, तो आई कैन कॉन्टैक्ट देम एंड रीच आउट टू देम फॉर माई कंसर्न्स। ट्रस्टी बैंक फंक्शंस वो बैंक्स हैं, या ट्रस्टी बैंक्स बेसिकली फंक्शंस नहीं है, ट्रस्टी बैंक्स वो बैंक्स हैं जिनके पास ये सारे के सारे फंड्स ट्रांसफर होते हैं, पैसा जहां पर पड़ा रहता है। एंड कस्टोडियन इज द वन दैट मेंटेन्स द अकाउंट्स ऑफ सिक्योरिटीज एंड एसेट्स, ठीक है। तो सारी की सारी सिक्योरिटीज एंड एसेट्स जो कि पेंशन फंड्स में पड़े हैं, उनके खाते कौन मेंटेन करता है? कस्टोडियन। वहां से कोई इंटरेस्ट आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है, कौन देखता है? कस्टोडियन। कोई केवाईसी अपडेट है, कौन देखता है? कस्टोडियन। तो ये पूरे के पूरे रेगुलेटर्स के जो अभी हमने पढ़े उसकी समरी हो गई। नाउ लेट्स ट्राई द क्वेश्चंस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द इंस्टीट्यूशनल स्टेटस ऑफ सेबी? तो ये क्या है? क्या एक स्टैट्यूटरी बॉडी है? बिल्कुल जी, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, आरबीआई के अंडर काम नहीं करती, इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द ड्यूअल रोल परफॉर्म्ड बाय आईआरडीएआई? तो ये रेगुलेटरी का काम करता है और डेवलपमेंट। हाँ जी, जो इंश्योरेंस सेक्टर की रेगुलेटरी बॉडी है वो सिर्फ रेगुलेशन का काम नहीं करती, वो नए नए प्रोडक्ट्स भी लेकर आती है ताकि इंश्योरेंस सेक्टर ग्रो करे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज की फंक्शन ऑफ सेबी? तो पेंशन फंड्स का काम करता है? नहीं। इशूइंग करेंसी नोट्स? बिल्कुल नहीं। प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट? यस। तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो काफी इजी क्वेश्चंस मैंने इसमें रखे हैं, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना। तो साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी कोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप edutap.in पे आकर टेस्ट सीरीज चेकआउट कर सकते हो। ये आपकी प्रैक्टिस में बहुत हेल्प कर सकती है। अगर आपको लाइव क्लासेस के थ्रू सब कवर करना है तो लाइव क्रैश कोर्स है जिसमें आपको 60 क्लासेस मिल जाएंगी, 2 आवर्स ईच। एंड यहाँ से आप अपना जो है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ले सकते हो। और इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, एंड मास्टर कोर्स के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया है, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर द सेशन। आई होप इट हेल्प। थैंक यू।